क्लास 11 केमिस्ट्री लेसन 1। इसका एक टॉपिक है हम लोग का रासायनिक संयोग के नियम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के पूर्व यौगिक किस प्रकार से बनते हैं ना, इसका अध्ययन उन्होंने मतलब डाल्टन ने किया था। ठीक, तथा पाया कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों के आधार पर होती है और ये रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। बच्चों, आपको इसकी परिभाषा देनी पड़ेगी कि रासायनिक संयोग के नियम किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये रहेगी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के पूर्व यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, इसका अध्ययन उन्होंने किया था और पाया था कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों के आधार पर होती है और इन्हीं नियमों को हम क्या कहेंगे, रासायनिक संयोग के नियम। ये नियम जो हैं 5 है हमारे। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। दूसरा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपात का नियम। पांचवा है गेल-उसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। इसमें हम फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। सन 1744 में लेवोजियर, ठीक, अब ये जो लेवोजियर है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाती, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। लेवोजियर ने सन 1744 में इस प्रयोग को बताया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और उस प्रयोग के अनुसार, इस नियम के अनुसार यह है कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए पदार्थों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर। ठीक है, परिभाषा को ध्यान से आप पढ़िएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, कि रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए पदार्थों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसकी पुष्टि करने के लिए 2 यहाँ पर प्रयोग दिए गए हैं। उसमें से फर्स्ट प्रयोग है फास्फोरस का दहन। बच्चों, मैंने इसमें फास्फोरस के दहन का थ्योरी नहीं लिखा है, आपको उसको थ्योरी को लिखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। ठीक, तो इसमें दिया गया है एक चपटे पेंदे के फ्लास्क। ठीक, ये जो दिया गया है वो चपटे पेंदे का फ्लास्क है। उसको ले करके उसके नीचे में क्या रख देंगे हम लोग, रेत रखेंगे और उसके ऊपर में रखेंगे हम लोग फास्फोरस। ठीक है, रेत के ऊपर में क्या रखेंगे, फास्फोरस। इसको पूर्ण रूप से वायु रुद्ध करने के लिए इसके ऊपर में हम लोग क्या कर देंगे, कार्क का ढक्कन लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये जो फास्फोरस है वो यहाँ पर उपस्थित वायु से अभिक्रिया करके बनाता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, मतलब कि P2O5। ठीक, और उसको प्रयोग को करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको तौल लेते हैं। तौलने पर उसका द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है और प्रयोग करने के बाद भी उसको तौलते हैं तो उसका द्रव्यमान वैसा का वैसा ही रहता है। मतलब कि अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहेंगे। ठीक है, दूसरा प्रयोग इसमें दिया है लैंटोल्ड का प्रयोग। तो लैंटोल्ड का प्रयोग जो है भी दिया गया, इसमें एक आपका उपकरण दिया गया जिसको लैंटोल्ड का उपकरण कहेंगे। इसमें यह एक H आकार का पात्र है, उसके पात्र में 2 नलियां हैं। दोनों नलियों में एक एक अभिकारक भरे हुए हैं, जिसमें से एक में है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड और दूसरे में है आपका सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, तो जब हम इस दोनों में अलग अलग पात्रों में भरेंगे और उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, इसको तौल लेंगे। तौलने पर इसका द्रव्यमान अपने को क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। उसको तौलने के बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों नलियों को मिला करके उलट देंगे। ये जो ऐसा है उसको क्या कर देना है, उलट देना है। उलटने पर ये जो केमिकल्स हैं वो आपस में रिएक्ट हो करके आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, अभिक्रिया के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मिलता है ये जो विलयन है तो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। गर्म होने के बाद उसको ठंडा करने के बाद फिर से उपकरण को तौलते हैं। तो तौलने पर उसमें कोई द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं प्राप्त होता, अर्थात उसका द्रव्यमान क्या हो रहा है, संरक्षित हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये रासायनिक संयोग का प्रथम नियम है। उसके बाद आता है दूसरा में स्थिर संगठन अथवा निश्चित अनुपात का नियम। ठीक, स्थिर संगठन मतलब कि उसका संगठन क्या रहेगा, निश्चित। इस नियम का प्रतिपादन सन 1799 ईस्वी में प्राउड्स ने किया। मैं इसमें ईस्वी मतलब कि सन और उसके वैज्ञानिक का नाम इसको हमेशा लिख रही हूँ क्योंकि यह पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। जैसे द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन किन्होंने किया था, तो लेवोजियर ने किया था। उसी प्रकार से स्थिर संगठन
अथवा निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो प्राउड्स ने किया था, है ना। इसको सभी आप लोग याद रखेंगे। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के विभिन्न अवयवी तत्वों का अनुपात क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अब किसी भी शुद्ध रासायनिक पदार्थ कहने का मतलब कि हम लोग सामान्य रूप में क्या लेते हैं? जल, ठीक है। जल का रहता है H2O। अब ये जो जल है वो किसी भी स्रोत से रहे, किसी भी स्रोत कहने का मतलब कि चाहे वो कुआं से रहे, नदी से रहे, झरना से रहे, या वर्षा के जल से रहे, या समुद्र, इसमें कहीं से भी प्राप्त किया जाए, उसका जो अवयवी तत्व है। अब अवयवी तत्व कैसे? तो जल में कौन कौन से दो तत्व प्राप्त होते हैं हमको? तो जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। और कौन सा अनुपात में रहेगा? तो 1:8 के रूप में ही ये रहता है, ठीक है। ये हम लोग का क्या था? स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात का नियम। इसके बाद थर्ड में आता है, तो थर्ड दिया है हम लोग का गुणित अनुपात का नियम। नाम से ही स्पष्ट है इसमें गुणित अनुपात है ना। इसको देखते हैं किन्होंने प्रतिपादन किया था। तो ये है सन 1804 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने, ठीक है, इस नियम को प्रतिपादन किया था। अब इस नियम के अनुसार क्या है कि जब दो तत्व संयोग कर दो या अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, देखो जो दो तत्व संयोग करते हैं और संयोग करने के बाद दो या फिर दो से अधिक यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के द्रव्यमान में जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं, ये सब के सब क्या रहते हैं? एक सरल अनुपात में होता है, ठीक है। तो इसके लिए उदाहरण दिया गया है। इसमें हम लोग दो तत्व बोले हैं, दो तत्व संयोग करेंगे मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान इसमें दिया गया है 2। हाइड्रोजन का तो परमाणु द्रव्यमान रहता है 1, परंतु इसमें उसकी मात्रा कितनी ली गई है? 2 ली गई, इसीलिए हम लोग इसको 2 माने हैं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16, ठीक है। तो इसको हम लोग 2:16 लिखेंगे, ठीक। जब यही दो तत्व मिलकर H2O2 का निर्माण करते, देखो इसमें तो H2O का निर्माण किए थे, ठीक। ये एक यौगिक हुआ। अब दूसरे में किसका निर्माण करेंगे? H2O2 का निर्माण करेंगे, है ना। तो H2O2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2:32, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1:16 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यदि हाइड्रोजन के द्रव्यमान को निश्चित रखा जाए, मतलब ये जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है यहाँ पर क्या था? हम लोग का 2 था, ठीक। उसी 2, या फिर इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। ये 2:16, उसको 1:8 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसका कितना था? 2 था, ठीक। 2:32 था, है ना। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 1:16 लिख सकते हैं ना। तो अब यदि हाइड्रोजन के द्रव्यमान को निश्चित रखा जाए तो दूसरे तत्व ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना हो जाएगा? 8:16 के रूप में। अब ये 8:16 कहाँ से आया? तो 8 आया है हम लोग का यहाँ से और 16 यहाँ से, ठीक है। 8:16 के रूप में है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये 1:2 के रूप में होगा, जो कि ये क्या है? सरल गुणित अनुपात के रूप में है। कहने का मतलब समझ में आया कि हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर दिए? स्थिर कर दिए। दोनों में हाइड्रोजन का अनुपात क्या था? सेम था, परंतु ऑक्सीजन का अनुपात दोनों में सेम नहीं था, इसीलिए उसको हम लोग लिए। तो ये 8:16 के रूप में हुआ। 8:16 का अगर हम लोग सरल निकाले तो क्या हो जाएगा? 1:2 के रूप में। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सरल गुणित अनुपात, या फिर यही क्या कहलाएगा हम लोग का? गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। स्पष्ट हो रहा है सबको? चौथा हम लोग का व्युत्क्रम अनुपात का नियम ना। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम, तो इस नियम का प्रतिपादन किन्होंने किया था? रिचर ने किया था। किन्होंने? रिचर ने। इसको देखते हैं हम लोग। यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं, ठीक, तो इस तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा में दोनों तत्व जिस मात्रा में संयोग करते हैं और उनमें जो अनुपात होता है उसी अनुपात में वे दो तत्व आपस में भी संयोग करके उन अनुपातों के बीच भी एक सरल अनुपात होता है, ठीक है। ये जो हम लोग की परिभाषा है उसको हम लोग उदाहरण के थ्रू समझते हैं। अब उदाहरण के थ्रू कैसे? तो देखो सल्फर और ये हाइड्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन मिल करके क्या बना लेते हैं? H2S, ठीक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? H2O। सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? SO2, ठीक। इन सभी का आप क्या देखेंगे हम लोग? द्रव्यमान के रूप में, है ना। तो देखो
H2S में हाइड्रोजन तथा सल्फर का अनुपात कैसा रहेगा? तो हाइड्रोजन का अनुपात रहेगा 2, सल्फर का कितना रहेगा? 32। ये जो हम लोग बता रहे हैं सल्फर का जो 32 है, यह उसका परमाणु द्रव्यमान है। उसी प्रकार से H2O में, तो H2O में देखते हैं हाइड्रोजन का है इसमें 2, ठीक है, और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है इसमें? 16 है, ठीक, 2:16 के रूप में। अर्थात सल्फर तथा ऑक्सीजन के भार का जो अनुपात है वो हाइड्रोजन के स्थिर भाग का 2 भाग के साथ अलग अलग संयुक्त हुए हैं। जैसे कि हम लोग डायग्राम में देखे थे, क्या देखे थे? सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक, सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के 2 भार के साथ क्या था? संयोग हुआ था। मतलब हाइड्रोजन के इसमें कितने मोल लिया गया है? 2 मोल लिया गया है, ठीक है। अब उसके साथ संयुक्त होते हैं, है ना। तो ये 32:16, ये जो 32:16 है वो कहाँ से आया देखते हैं। 32 जो है सल्फर का है और 16 किसका था? ऑक्सीजन का, ठीक, जहाँ पर हम लोग को क्या बनाना था? SO2, ठीक है। तो ये तो हम लोग का 32:16 के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक, 32:16, या फिर इसको हम लोग 2:1 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट में आता है SO2 लास्ट वाला प्रोडक्ट था हमारा, है ना। देखते हैं इसमें सल्फर तथा ऑक्सीजन के अनुपात में यहाँ पर दिया है ना। सल्फर का कितना रहेगा परमाणु द्रव्यमान? 32, और ऑक्सीजन का कितना रहता है परमाणु द्रव्यमान? 16। लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यूज हुए हैं, इसलिए इसको ये क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32, ठीक। तो 32:32, या हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं? 2:1 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2:1 और यहाँ पर 1:1, इन दोनों को कंपेयर करने पर हम लोग को यह एक सरल गुणक के रूप में मिलता है, ठीक। मतलब कि 2:1:1, मतलब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? तो 2:1, जो कि एक क्या है? एक दूसरे के क्या है? ये गुणक है। और इस व्युत्क्रम अनुपात के नियम में इसी को ही क्या करना था? सिद्ध करना था। रासायनिक संयोग के नियम में यह हम लोग का 5वां लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है, गेल-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, ठीक है। सन 1808 में गेल-लुसाक ने इस नियम को प्रतिपादित किया, जिसमें तापक्रम तथा दाब की समान परिस्थिति में, इसका कहने का मतलब कि ताप और दाब की समान स्थिति में या परिस्थिति में जब 2 गैसें आपस में क्रिया करती है तो इनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। अब उनका जो आयतन रहेगा, है ना, उस कैसा अनुपात में रहेगा? तो सरल अनुपात, तथा बनने वाला उत्पाद भी गैसीय अवस्था में ही होगा, तो उसके आयतन में भी सरल अनुपात होगा। कहने का मतलब कि जो अभिकारक हैं, है ना, ये जो अभिकारक हैं वो और जो उत्पाद है वो, इन सभी का जो अनुपात है वो कैसा रहेगा? तो सरल अनुपात में रहेगा, ठीक है। मतलब समान ताप और समान दाब में जब गैसें आपस में क्रिया करती है तो इनके आयतन भी क्या रहेंगे? एक सरल अनुपात में ही रहेंगे, और बनने वाला उत्पाद भी गैसीय अवस्था में और सरल अनुपात में ही रहेगा। उदाहरण के रूप में नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो अमोनिया गैस बनती है, ठीक है। N2 + 3H2 आपस में संयोग करते हैं तो ये कैसी अभिक्रिया है? एक अमोनिया गैस बनती है, वो भी 2 अनुपात में, है ना। जिनके आयतनों में, अब इनके आयतन में कैसे? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आयतन का मतलब दिया गया कि कितने मात्रा में इसको लिया गया है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, ठीक, तो इसको 1 मात्रा में लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम लोग 3 के रूप में लिए हैं, है ना, 3 हाइड्रोजन। और ये जो प्रोडक्ट बना है वो कितनी मात्रा में बना है? तो 2 रूप में बना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1:3:2, मतलब एक सरल अनुपात के रूप में प्राप्त हुआ है। वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में जब संयोग करती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। ये तो 2 अनुपात में हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 अनुपात में क्या लेंगे? 1 मोल में ऑक्सीजन गैस। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये भी कितने रूप में बनेगा? तो 2 मोल में बनेगा, है ना। तो यहाँ भी इन तीनों गैस जो हैं 2:1:2 के रूप में बनता है, अर्थात ये भी क्या है? एक सरल अनुपात में हमको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का रासायनिक संयोग के 5 नियम है, और 5 नियम में इम्पॉर्टेंट कौन है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम इम्पॉर्टेंट है। वैसी और क्या? तो गुणित अनुपात का नियम, है ना, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और ये जो लास्ट में दिया है हम लोग का गेल-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, ये
तीनों चारों नियम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आप इन सभी को नोट्स बनाइए और इसका अभ्यास कीजिए।